हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है। एक तो थ्योरी का क्वांटम मैकेनिक्स की, और दूसरा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूमेरिकल्स जब हम आगे इसमें करेंगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल किस पे बनते हैं? हमारे पास न्यूमेरिकल बनते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पर। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में हमने जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के 5 तरीके बताए थे, 5-6 तरीके थे, उन पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कुछ हद तक E=hν फार्मूले पर, और क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पर जो कि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज़ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो आज हमारा टॉपिक होगा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। देखो, अब अगर हम थोड़ा सा इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें तो अपने आप में बड़ा ही ऑक्सीमोरन टाइप का ये यहाँ व्यवहार है। एक तो हम वन डायमेंशन कह रहे हैं, दूसरी तरफ बॉक्स कह रहे हैं। जनरली बॉक्स मतलब होता है ना, एक तीनों तरफ से घिरा हुआ एक ऐसा कोई रीजन जिसका वॉल्यूम होता है, तो वो तो 3 डायमेंशनली होता ही है, बट हम उसमें कह रहे हैं वन डायमेंशनल बॉक्स। तो मतलब अगर वन डायमेंशन है तो बॉक्स कैसे है? इसको ऐसे समझ लो कि हम एक 3 डायमेंशनल सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उस 3 डायमेंशनल सराउंडिंग में हम अपने पार्टिकल केवल वन डायमेंशन में ही मूव करता हुआ मान रहे हैं। ये इसका एक तरह से मतलब होता है कि वन डायमेंशनल का मतलब होता है। तो जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना चाहें तो मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉक्स है, 3 डायमेंशनल बॉक्स है ये हमारे पास। जस्ट अ मिनट, दिस इज अ बॉक्स। तो यहाँ पर आप मान लो ये x बराबर 0 है, तो ये x=L है। यहाँ पर y बराबर भी 0 है, तो यहाँ y=L है। और इधर मान लो z बराबर L है, यहाँ z बराबर 0 है। तो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है। कुछ इस तरह से है हमारे पास ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स में हम ये कह रहे हैं कि फॉर द मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी, जैसे एक दीवार ये वाली है, एक दीवार यहाँ पर है और एक दीवार ये है, ठीक है। यानी कि एक दीवार x बराबर 0 पर है, एक x=L पर है, और एक पार्टिकल है जो केवल इस तरह से फॉरवर्ड मूव कर रहा है। एक बार x बराबर 0 से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से टकरा के यहाँ आता है। तो इस तरह से केवल 2 दीवारों के बीच में, अलॉन्ग द x एक्सिस 2 दीवारों के बीच में ये दाएँ बाएँ मूव कर रहा है। तो हम इसमें सिर्फ x को चेंज होता हुआ मान रहे हैं, y नहीं चेंज हो रहा है। मतलब पार्टिकल ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे जाता तो कुछ x में भी मूव करता, कुछ y में भी मूव करता, या पीछे की तरफ जाता तो x और z और y सब में मूव करता। हमने सिंप्लिसिटी के लिए इसको वन डायमेंशनल सिचुएशन में रखा है ताकि हम मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई कर सकें, और हम बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने के बजाय जो बेसिक हम इस प्रॉब्लम से सीखना चाहते हैं कि क्वांटम रूल क्यों कहा गया, क्वांटाइजेशन, एनर्जी क्वांटाइजेशन क्यों कहा गया, इन सब चीज़ों को समझ जाएं। इसीलिए हम इसे वन डायमेंशनल बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। कन्फाइनमेंट तो 3 डायमेंशन ही है, बट वी आर जस्ट कंसिडरिंग द वन डायमेंशन ऑफ दिस। ओके, तो इस तरह से कुछ हमारे पास है। हाँ, तो अच्छा, एक चीज़ और, आप में से बहुत सारे बच्चे, लगभग बहुत सारे, क्या मतलब सभी लोग यही कहते हैं कि नोट्स सर प्रोवाइड करा दीजिए, नोट्स आप मुझे दे दीजिए। जनरली बच्चों क्या होता है, क्योंकि काफ़ी समय से इसको हम पढ़ा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग थोड़ा सा ऑब्वियस सी हो गई है, और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि चीज़ों को यहाँ बोर्ड पर लिखवा दें। बट मे बी पॉसिबली नोट्स के साथ आपका एक कंफर्ट होता है कि आपके पास PDF फॉर्म में होता है, तो आप मे भी उसका एक टाइम कंज्यूमिंग कम होता है और आप जल्दी उससे कंफर्टेबल होते हैं। बट थोड़ा सा हम पुराने ज़माने के हैं, इसलिए हम थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ जनरेशन गैप यू कैन से। तो क्योंकि हम लोगों की जब ट्रेनिंग हुई थी, जब हम लोग को ट्रेन किया गया था, जब हम लोगों ने अपने पढ़ाई की थी, तो जेरोक्स का कल्चर भी उतना नहीं था। जेरोक्सिंग वॉज नॉट अ वेरी मतलब इकोनॉमिकल काम नहीं था। किताब खरीदना ज़्यादा बेहतर होता था, 1-1.5 रुपए के होता था, अभी भी वो चल रहा है। तो मोस्टली हम लोग को हार्ड कॉपी, मतलब कॉपी में कोई चीज़ हो, अपने हाथ से लिखना होता है। क्योंकि जब अपने हाथ से लिखते हो ना, तो आपका ब्रेन, आपकी आँख, आपके हाथ, ये सारी मसल्स एक साथ सिंक्रोनाइज होती हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मेमोरी तो हमारे हाथ और आँख का कोऑर्डिनेशन ही होगा ना जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं। तो कई बार जब हम लिखते हैं तो जो प्रोसेसिंग चलती है हमारे दिमाग में, हमारा हाथ उसका कोऑर्डिनेट करता है, तो वो एक बहुत ही कंक्रीट किस्म की अंडरस्टैंडिंग देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ भी अपने बच्चों से भी, जिनको मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा होता हूँ अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, या अपनी यूनिवर्सिटी में, या वैसे भी जैसे आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं लिखो और पढ़ो। ये 2 मूलभूत चीज़ें हैं जिनको कभी मत छोड़ना, ये कोर हैं।
लिखना और पढ़ना, मतलब जो पढ़ा उसको लिखने की कोशिश करो अपने शब्दों में, जो अपने शब्दों में लिख लिया उसको खुद से पढ़ो कि आपने क्या लिखा है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ, इट शुड बी अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आज टाइपिंग है, आप वर्ड टू स्पीच टू टेक्स्ट बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो कोर होता है ना, उस कोर को तो कभी भी हिलाया नहीं जा सकता। ट्रेनिंग आपकी वैसी होनी चाहिए। फिर भी आप लोगों की डिमांड है, आपकी मांग सराखों पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चीज़ों को सिस्टमैटिक बैठ के लिख रहा हूँ। समय जब भी मिलता है मुझे ऑफिस में तो मैं चीज़ों को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपको एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को दे सके। क्योंकि हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन की प्रोसेसिंग में अंतर है, चीज़ों को समझने की नज़रिए में अंतर है। मे बी वो आपको टाइम कंज्यूमिंग लगता होगा लिखना और वो सारा काम, तो नोट्स ज़्यादा कंफर्टेबल होते होंगे। आई रिस्पेक्ट योर वे, बट वो जो मैंने कहा, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो मैंने आपको बताया। चलिए, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की बात करते हैं। तो हम पहले तो ये मानेंगे कि सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L, ये इसकी दो सीमाएं हैं। और मान लें कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो इन दो बाउंड्री के बीच में मोशन कर रहा है। मतलब सपोज ऐसा सोचो कि एक तरह से वॉक कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ से जाने के बाद फिर वो यहाँ से रिपाउंड हो जाता है, रिपल कर देता है, मतलब एक तरह से वापस लौट आता है, फिर यहाँ जाता है और फिर यहाँ से इस तरह से। तो इस तरह से ये एक टू एंड फ्रो मोशन है जो इन दोनों दीवारों के बीच में कर रहा है। और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L इसकी दो सीमाएँ हैं। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, हम इस पार्टिकल की जब स्टडी करना चाहते हैं तो हम यहाँ टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ टाइम के साथ कैसे ये इवॉल्व हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ये किस तरह का टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, पीरियोडिक टाइप का मोशन कर रहा है। तो आप इसको ऐसे मानोगे कि ये दीवारें जो हैं ये कुछ इस तरह से हैं कि जब भी कोई पार्टिकल दीवार के पास आता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइट पोटेंशियल फील होता है। मतलब इस दीवारों को टच करने से पहले ही उसको बहुत ज़्यादा फोर्स इसको रिपल कर रहा है। लेकिन ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में जो हमारा पार्टिकल है वो एक तरह से फ्री है, उसके ऊपर कोई पोटेंशियल काम नहीं करता। तो ये दो हिस्से हैं ऐसे जहाँ पर इन दीवारों पर उसका पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाता है और बाकी बीच वाले जो हिस्से होते हैं वहाँ पर उस पर जीरो पोटेंशियल है। इससे फ्री काइंड ऑफ थिंग है। तो जब भी हम v इज इक्वल टू 0 कंडीशन कहते हैं तो उसको फिजिक्स में कहते हैं कि दिस इज द फ्री पार्टिकल फ्री है। अब क्यों कहा जाता है फ्री, इसका लॉजिक ये है कि जैसे टोटल एनर्जी जो होती है उसमें दो हिस्से होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये दो हिस्से होते हैं टोटल एनर्जी में, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब आप खुद ही सोचो, अगर कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी ना हो किसी सिस्टम के पास तो उसकी टोटल एनर्जी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब है वो पार्टिकल लगातार मोशन में है, वो लगातार मूव कर रहा है। तो लगातार मूव कर रहा है यानी कि किसी भी फोर्स के बंधन में नहीं, यानी कि फ्री है। तो v इज इक्वल टू 0 होना ये कहलाता है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है और इसी सिचुएशन को हम फ्री पार्टिकल सिचुएशन कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि दोनों दीवारों के बीच में पार्टिकल फ्री है, उसके लिए v इज इक्वल टू 0 है। लेकिन इन दोनों दीवारों पर जब पार्टिकल आता है तो उस पर इनफाइनाइट, एक तरह से इनफाइनाइट फोर्स लगता है। आप इसको कैसे सोचोगे इनफाइनाइट फोर्स लगता है? जरा आप इसको ऐसे सोचो कि मान लो हमने इलेक्ट्रॉन को कैद में रखने के लिए इस दीवार पर निगेटिव चार्ज कुछ रख रखे, बहुत कम निगेटिव चार्ज रखे। हमने यहाँ पर भी बहुत कम निगेटिव चार्ज रखे। जस्ट इमेजिन करने के लिए सोचते हैं, कुछ सबसे करीबी जो मामला हो सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं। और आपका ये इलेक्ट्रॉन है। अब आप सोचो कि जैसे मान लो ये हमारा पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दीवार जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस दीवार के पास जा रहा है वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन और इस दीवार के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है और कूलम्बिक रिपल्सन फोर्स जो कि 1/r² के हिसाब से चेंज होता है वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे r जो है 0 को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे जो उस पर रिपल्सन फोर्स है किसको अप्रोच कर रहा है? इनफाइनाइट को, मतलब रिपल करने वाला। तो आप खुद ही सोचो, द मोमेंट ये चॉक इस बोर्ड को टच करने वाला होगा उसी दौरान इनके बीच में फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा कि ये पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन इस दीवार को बिना टच किए ही वहां से घूम जाएगा। क्योंकि द मोमेंट इसने, जब इसका r0 हुआ यानी द मोमेंट ये पार्टिकल ऐसे टच किया तो इसका मतलब उस समय उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट फोर्स है। अब इनफाइनाइट फोर्स को कैसे सह पाएगा? तो ये ऐसे आएगा, पार्टिकल आएंगे, जब मोमेंट ये एक बार टच करेंगे और इससे पहले ही यहाँ से
घूम जाएंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ काम कर रही है। इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कैसे पार्टिकल ट्रैप रहा होगा, जस्ट एक फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल प्रोफाइल फॉर 1D बॉक्स सिचुएशन इज 1D बॉक्स कंडीशन इज कैसी है, v फंक्शन ऑफ x इज 0। v 0 है। कब 0 है? जब आपका पोजीशन L और 0 के बीच में है, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन की कोई इंस्टेंटली जो पोजीशन है x इस दीवार से अंदर और इस दीवार से आगे है। लेकिन ये इनफाइनाइट हो जाएगा अगर आप x लेस देन 0 हो, मतलब आपका x इधर हो, या x मोर देन L हो, मतलब x इस तरफ हो। तो बॉक्स के बाहर आपको इनफाइनाइट पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ हम कहते हैं कि वहाँ पर मौजूद होगी। अब यहाँ पर हम क्या करें, इस तरह के सिचुएशन में इसकी एनालिसिस कैसे की जाती है? तो आप लिखेंगे टू एनालाइज या टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल कंसीडर, क्या कंसीडर करोगे? कंसीडर श्रोडिंगर 1D इक्वेशन। तो हम एक श्रोडिंगर की 1 डायमेंशनल इक्वेशन कंसीडर करेंगे। और कैसी इक्वेशन है वो? इस तरह से है d2 psi बाई dx स्क्वायर प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v psi इज इक्वल टू 0। तो पिछले वीडियो में हमने इस तरह की इक्वेशन को डिराइव किया था। इस तरह वेव फंक्शन, वहाँ हमने कुछ साई फाई माना था, काई करके माना था। आप एक नोटेशन में आप इसको फाई ले सकते हैं। वेव फंक्शन को आप मान लो फाई है। और यहाँ ये वेव फंक्शन जो है ये केवल स्पेस डिपेंडेंट है, इसमें कहीं भी टाइम का डिपेंडेंट है, स्पेस डिपेंडेंट है, इसमें कहीं टाइम का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। तो ये है हमारे पास एक वेव इक्वेशन, क्योंकि हमने x डायरेक्शन में ही केवल मोशन लिया है, इसीलिए हम बहुत ही खुश हैं कि हमारे यहाँ पर केवल x वेरिएबल होगा। E टोटल एनर्जी है, v की प्रोफाइल हमारे पास यहाँ पे दिख रही है, और ये वेव फंक्शन है। ये जो पार्टिकल जब इन ट्रैप में है दो दीवारों के बीच में, तो इसका जो भी व्यवहार होगा उसको समझाने वाला वेव फंक्शन ये है हमारे पास। ओके, अब आप कहोगे विद इन द बॉक्स के अंदर क्या है? v 0 है। सो वी गेट विद इन द बॉक्स वी गेट d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m e बाई h क्रॉस स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0। क्या किया? इस v को 0 कर दिया, क्योंकि हम इस रीजन में अध्ययन करना चाहते हैं जिस रीजन में पोटेंशियल 0 है, फ्री है ना पार्टिकल, इसलिए। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं पुट k स्क्वायर इज 2m e बाई h क्रॉस स्क्वायर। आप कहोगे सर k स्क्वायर ही क्यों माना? तो चूंकि इसका कारण ये है कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, और हम अगर k स्क्वायर मान लेते हैं तो हम एक स्क्वायर फॉर्म की ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ले जाएंगे। ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ अनुभव है, जो हमें कहता है कि यहाँ पर k स्क्वायर मानो। तो ठीक है, आप मान लीजिएगा। सो वी गेट, हमारे पास क्या हो जाएगा? वी गेट d2 psi ओवर dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0। और इसको हम मान लें, सपोज ये इक्वेशन है, इसका हमें काम पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन है इसमें देखो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है और राइट साइड में 0 है, तो होमोजीनियस इक्वेशन है। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशन जब हमारे सामने आती हैं, या फिर जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी पढ़ते हो, तो आप कहते हो कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में दो हिस्से होते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो हमेशा पीरियोडिक नेचर का होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल तब आता है जब राइट साइड 0 नहीं होता, मतलब इक्वेशन इनहोमोजीनियस होती है। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें जो कि होमोजीनियस है, इसका सोल्यूशन एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो हमेशा साइन या कॉस के टर्म में लिखा जाता है, या एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखा जाता है, या पीरियोडिक फंक्शन के रूप में हमारे सामने आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 इज अ सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस differential equation. It is a second order homogeneous
डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? इस सॉल्यूशन में रिटर्न एज साई इज इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx। ये इस तरह का इसका सॉल्यूशन होगा। अगर कभी मौका लगा मुझे मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ाने का या मैथमेटिक्स को कोई क्लास में ले पाया अगर कभी, हालांकि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं मैथमेटिक्स भी आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो होती है इट इज़ अ मैथमेटिक्स जो कि हमें काम में लानी है। ओके और जो प्योर मैथमेटिक्स होती है उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्टनेस होती है, उसकी एब्स्ट्रैक्टनेस ही उसकी ब्यूटी होती है। लेकिन जो अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है उसके एप्लीकेशन उसकी ब्यूटी होती है। तो मैथमेटिक्स को हम एज ए टूल की तरह से समझें, मतलब एक उपकरण है, जैसे कोई भी उपकरण होता है, जैसे कोई ऐप है। आप जब भी कोई ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हो तो ऐप कोई टास्क करता है, वो ऐप को कुछ काम होता है, या तो वो एक मूविंग वॉलपेपर आपके सिस्टम पे लगाता है, या वो जंक मेल को कुछ करता है, या आपको एक्सेस कराता है कुछ वीडियो स्ट्रीमिंग है ना, टिकटॉक ऐप है, यूट्यूब का ऐप है, इस तरह से। तो मैथमेटिक्स की जो एक डिफरेंट टाइप पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हो, लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये सब क्या है? ये सब टूल्स हैं। दे आर लाइक ऐप एंड दे आर फंक्शनिंग वेरी ब्यूटीफुली, they are functioning beautifully and they are simplifying your life. बीइंग एन इंजीनियर आपके जीवन को सरलता देने के लिए मैथमेटिक्स के टूल है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उनको एज अ बोझ की तरह से अपने ऊपर ले रखा है, या किसी वजह से हमारे ऊपर आ गए हैं, जिसकी वजह से हम उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते, हम उनकी डेप्थ को नहीं समझ पाते। हमें ये नहीं मालूम चलता है कि ये खास तरह का टूल हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसा है। एक बार अगर कोई हमें उसका फ़ायदा पहुंचा दे, दिखा दे, समझा दे, तो फिर वो हम बहुत ही इंजॉय करके उस टूल का यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक ऐप की जैसे ना, कोई हमें सिखा दे कि इस ऐप से क्या कर सकते हैं, आपको उसकी सही पोटेंशियल बता दे, उसकी सही सीमाओं को समझा दे, फिर आप उसके साथ कुछ भी उसके अंदर कर सकते हो, उसमें कितना भी चाहो उसके साथ अपना टास्क को ब्रेक कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। चल खैर देखिए आगे कब होता है ऐसा। फिलहाल हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की। तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो ऐसे लिखा जाएगा। आप देखो यहाँ पर साइन कॉस के टर्म है, और साइन कॉस के टर्म जो कि पीरियोडिक होते हैं, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, वेयर आप लिखोगे वेयर ए एंड बी आर सम कांस्टेंट। अच्छा, इस तरह से कांस्टेंट कह के तो आप आंसर छोड़ नहीं सकते हो, आप सोल्यूशन को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते ए और बी कोई कांस्टेंट है। भाई बताओ ना हमें ए और बी है क्या। हम मान गए साइन मुझे मालूम है क्या होता है, के आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, एक्स तो ये है ही डिस्टेंस, बट ए क्या है और बी क्या है, ये कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने का जो तरीका होता है मैथमेटिक्स की थ्योरी में, वो कहता है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम की बाउंड्रीज को जानते हो, तो आप बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल वैल्यूज़ को रख करके इक्वेशन के कॉन्स्टेंट्स निकाल सकते हो। तो हमारी शर्त क्या है? हमारी शर्त ये है कि x बराबर 0 पर पार्टिकल एक दीवार को देख रहा है, और x बराबर l पर पार्टिकल एक दूसरी दीवार देख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ साई है, वेव फंक्शन है। हम लोगों ने वेव फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा है कि वेव फंक्शन जो होता है उसमें किसी पार्टिकल की सारी जानकारी रहती है, लेकिन अगर इस वेव फंक्शन को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आता है मॉड साई स्क्वायर, और जो कि असल में प्रोबेबिलिटी को बताता है। यानी कि वेव फंक्शन जो होता है वो प्रोबेबिलिटी के साथ जुड़ा है। वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल ले जाओगे। अच्छा, अगर मैं कहूं कि किसी जगह पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है साई भी 0 होगा, और तब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी 0 होगा। तो केवल यही एक तरीका है। अब इसमें आप नहीं कह सकते हो कि हो सकता है साई 0 हो लेकिन साई स्टार 0 ना हो। ऐसा कैसे होगा भाई? साई स्टार उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही तो है। अगर साई के अंदर कहीं x प्लस आई वाई लिखा है तो साई स्टार का मतलब होता है x माइनस आई वाई, लेकिन अगर ये सब कुछ 0 है तो माइनस करने से थोड़ी 0 का नॉन 0 हो जाएगा। ऐसा आप सोच सकते हो। तो हम ये कहने वाले हैं कि भाई अगर कोई पार्टिकल आया, जैसे समझो पार्टिकल आया,
आया 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 और आने इस दीवार को टच करने से पहले ही लौट गया। अगर दीवार को कभी टच नहीं किया तो वो पार्टिकल कभी भी दीवार पे पाया नहीं जाएगा। मान लो टच करता, द मोमेंट वो टच करता आप समय रोक देते, तो जैसे टच किया अब रुका हुआ, अब आप देख रहे हो टच हुआ, यानी कि इस समय इस दीवार पर इस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है। लेकिन पार्टिकल आया और टच करने से पहले ही बस जस्ट घूम गया, तो कभी भी उसने इसको टच ही नहीं किया दीवार को। यानी दीवार पर अगर आपने कोई सेंसर लगा रखा है, उस सेंसर में कभी ये रीडिंग आएगी ही नहीं कि पार्टिकल इस दीवार पर आया था, इसको छुआ था। तो इसका मतलब है कि हम इस कांस्टेंट को निकालने के लिए कुछ बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। अब से एक बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब साई की वैल्यू 0 होगी, अगर आप x बराबर 0 पर है, मतलब इस दीवार पर आप देखोगे तो पार्टिकल कभी भी नहीं पाया जाएगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, यानी कि उस दीवार पर वेव फंक्शन हमेशा 0 होगा। ओके, दूसरी बाउंड्री कंडीशन है कि वेव फंक्शन 0 होगा कब, जब x की वैल्यू L होगी, मतलब पार्टिकल जब इस दीवार पे को भी कभी टच नहीं करेगा, अगर उस दीवार को भी कभी टच नहीं करेगा तो पार्टिकल की उस दूसरी दीवार पे भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है बालकों, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये कंडीशन आपने कैसे लिख दी। तो इस कंडीशन को लिखने का लॉजिक हमने यहाँ पर शुरू से ही कह के रखा है कि दीवार को टच नहीं कर रहा है, उसके बीच में वो बाउंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a and b are some constant, to evaluate these constant, to evaluate these constants consider following boundary condition, boundary conditions। ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है। अब यहाँ लिखेंगे पहली बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई करते हैं। बाय फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में पहली बाउंड्री कंडीशन लगाओ तो आप लिखोगे साई बराबर 0, a साइन k इंटू 0 प्लस b कॉस k इंटू 0। क्या होता है फॉर्मूला, आपके पास होता है कॉस 0 हो गया 1 है ना, और ये हो गया 0, तो ये हो गया 0 और कॉस 0 हो गया 1, तो इसका मतलब है कि ये हो गया 0 a इंटू 0 0 और ये हो गया b इंटू 1, यानी कि यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमने पहली बाउंड्री कंडीशन निकाल के ये जाना कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो b है वो 0 है, तो आप लिखोगे सो इक्वेशन 3 बिकम्स, अब भैया जब 0 है तो क्यों उसको हम लादे लादे घूमेंगे, तो ये जाएगा साई इज इक्वल टू a साइन kx और दूसरा वाला पार्ट आपका 0 हो गया। तो अब ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4। अब a तो बचा रह गया, फिर से हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ आप लिखोगे बाय सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, बाय सेकेंड बाउंड्री कंडीशन एंड इक्वेशन 4, चौथी बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है साई बराबर 0 और यहाँ पर है a साइन k इंटू एल, एक्स बराबर एल। ठीक है ना, ये है हमारे पास इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर a इंटू साइन के एल, दो टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हम a को 0 नहीं मान सकते। अगर हम a को 0 मान लेंगे तो सोचो a को आपने 0 मान लिया, b इक्वेशन नंबर कंडीशन नंबर 1 से 0 हो गया, तो अगर ये भी 0 ये भी 0 तो वेव फंक्शन 0, यानी कि आपने सोल्यूशन 0 मान लिया, तो कि हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि क्योंकि सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 मानने में आपका सोल्यूशन 0 हो जाएगा, तो a 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब है साइन के एल जो है वो आपका 0 होगा। अच्छा बताओ, साइन के एल अगर 0 है तो साइन कब कब 0 होगा, साइन 0 0 होगा, साइन पाई 0 होगा, साइन 2 पाई 0 होगा। तो आप ऐसे लिखोगे, इसका मतलब है कि साइन के एल इज इक्वल टू साइन एन पाई। अब n की वैल्यू कहाँ शुरू होगी, n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह शुरू होगी आगे। हम यहाँ पर लिख देंगे n इज इक्वल टू 0 इज डिस्कार्डेड। क्यों इसको डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, क्यों हम n बराबर 0 नहीं मानेंगे, आगे हम इसको समझेंगे। फिलहाल आप देखोगे n की वैल्यू 1 2 3 हम लोग लेके चलेंगे। तो अगर ऐसा आप लेके चलोगे तो क्या आएगा आपके पास, अब आप दोनों के साइन हैं तो दोनों के इन कोफिशिएंट क्या कर लो, ये जो
साइन का जो पार्ट है इसको कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन या ऑफ गिवन इक्वेशन जो है आखिरी इक्वेशन, क्या आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा k टाइम l इज इक्वल टू n टाइम पाई, तो k बराबर हो जाएगा n पाई बाई l, ठीक है ना, ये आ गया। अब भाई ये जो इक्वेशन नंबर 5 आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 1 है, भाई यहाँ रख दो k की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इज 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर e की वैल्यू क्या आएगी भाई, देखो जरा e की वैल्यू, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, है ना, e की वैल्यू। अब यहाँ पर पाई h 2ml तो कांस्टेंट है, एक n आ गया, n क्या है, n इस तरह से 1 2 3 रखने वाला इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा n लिख देते हैं, यानी कि हमने एनर्जी के बारे में बताया। एनर्जी किसकी, एनर्जी उस पार्टिकल की जो कि उन दोनों दीवारों के बीच में ट्रैप है, तो उसकी एनर्जी का ये हमारा फार्मूला आ गया। खास बात देखोगे, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला कंटिन्यूअस नहीं है, ये फार्मूला डिस्क्रीट है। इसका क्या मतलब है उसी को हमें समझना है। इस फार्मूले में एनर्जी की वैल्यू n पे डिपेंड कर रही है, n की वैल्यू 1 होगी तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, n की वैल्यू 2 होगी तो कुछ वैल्यू आएगा। अब n की 1 और n की 2 ही वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ आएगा, उसके बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि n की वैल्यू हम सिर्फ 1 2 3 मानते हैं, 1.1 1.2 1.3 इस तरह नहीं मानते, फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं होती है। तो ये जो इक्वेशन है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है। ऐसा कुछ जगहों पर कुछ ऑथर्स ने लिखा है कि जो पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स की प्रॉब्लम थी, ये सोमरफील्ड जो एक फिजिसिस्ट थे और बहुत अच्छे टीचर थे जिन्होंने पाउली हैं, हाइजेनबर्ग हैं, इन सबको एक समय में उन्होंने एक तरह से ट्रेन किया था। तो जब उन्होंने सब ट्रेन किया था तो उस दौरान इस डिस्क्रीटनेस को शो करने के लिए या इस तरह को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इस तरह की प्रॉब्लम को वर्कआउट किया था, जस्ट टू ट्रेन देयर स्टूडेंट अबाउट द डिस्क्रीटनेस ऑफ द सिस्टम। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ लिख सकते हैं, थोड़ा सा हमें लिखना होगा। इक्वेशन नंबर 6 है ये, इक्वेशन नंबर 6 है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है इक्वेशन नंबर 6। लिखेंगे इसके बारे में। इक्वेशन 6 सजेस्टेड दैट, मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लैंग्वेज को लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इक्वेशन 6 सजेस्टेड दैट द नेचर ऑफ एनर्जी of what? Of particle. The nature of energy of particle in one dimensional box is not continuous. Full stop. It depends upon n. यहाँ पे n क्या है? n is called principal क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर। तो जो आप लोगों ने 12th में पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर n l m s, तो उसमें से जो n है एक तरह से मतलब ये वही है, एक तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी इसकी वैल्यू जब चेंज होगी तो हम सीधे तौर पे देखेंगे एनर्जी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, ग्राफिकली इक्वेशन 5 में रिप्रेजेंटेड एज, कैसे दिखा सकते हो, कैसे दिखा सकते हो जरा देखो इसको, ग्राफिकली आप कैसे शो कर सकते हो। सपोज आपने e की वैल्यू n की वैल्यू 1 रखी, 1 रखने पर आपके पास आ गया पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। मान लो इसकी वैल्यू को हम कह दें कुछ कह दें, इसकी वैल्यू कुछ क्या कर सकते, कोई नंबर दे सकते, कोई हमने इसको s कह दिया, s आ गई कुछ वैल्यू, कोई नंबर होगा, कोई जूल, कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये n बराबर 1 जो है वो कितने एनर्जी का है, s। फिर जब आप E2 लोगे तो E2 का मतलब होगा आपको n स्क्वायर करना होगा, यानी 4 टाइम यही चीज़ आएगी, यानी 4 टाइम s होगा। तो अगर ये हाइट s है तो ये हो जाएगा, ये तो है s 2 3 4,
तो अगला यहाँ पे होगा, ये होगा 4s। ऐसे ही अब आप E3 लोगे तो जाएगा 3 3 9, 9 टाइम s, तो ये 4 है, तो ये जाएगा 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9s। तो आप ये देख रहे हो बच्चों कि अगर हम वो जो दीवारें ली थी हम लोगों ने, सीधी बनाइएगा आप, तो इसके बीच में अगर ये ऊर्जा स्तर है जो कि E1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये E2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये E3 को रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरह से। अब जरा अब यहाँ पे हम पुराने आंसर को भी देखते हैं कि हम n बराबर 0 क्यों नहीं ले सकते। n बराबर 0 रखने पर तुरंत E की वैल्यू 0 हो जाएगी, एनर्जी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये बताएगा कि जैसे n बराबर 0 रखोगे तो ये बताएगा कि पार्टिकल को एनर्जी ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, पार्टिकल अंदर ट्रैप है, किसी न किसी एनर्जी के साथ तो मूव कर ही रहा है। तो वो हम इस चीज़ को यहाँ पर n बराबर 0 यहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा बिहेवियर कि जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो वो जो चाहे वो एनर्जी नहीं ले सकता है, बल्कि उसकी एनर्जी की अपनी शर्त है। अब जरा इसको ध्यान समझिएगा। जैसे आप सोचो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम एक पेंडुलम के बारे में सोचें। जैसे आपने दीवार पर एक डोरी के साथ एक पेंडुलम लटका दिया है, ठीक है, और आपने इसको टैब किया, मतलब इससे आप थोड़ा सा हल्का सा टच कर गए। जैसे हल्का सा टच करोगे तो ये पेंडुलम अपनी जगह पर हल्के हल्के ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, हल्का हल्का हिलना शुरू कर देगा। कब तक हिलता रहेगा? जब हिलेगा तो अपनी एनर्जी ये एनवायरनमेंट में हवा के मॉलिक्यूल्स टकरा कर अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र करता रहेगा। तो एक समय बाद ये अपनी सारी एनर्जी भेज देगा और रुक जाएगा। अच्छा, आप थोड़ा पर्पसली, थोड़ा जानबूझ के तेजी से टकराए तो इसके ऑसिलेशन बढ़ गए, यानी कि थोड़ा ज़्यादा एनर्जी दी, तो जितनी आपने एनर्जी दी उसको एब्जॉर्ब करके इसने ऑसिलेशन करना शुरू कर दिया। आप जितनी भी एनर्जी दोगे, कोई भी एनर्जी वैल्यू ले सकते हो, वो सारी एनर्जी ये सिस्टम ले लेगा और अपना ऑसिलेशन, अपना मूवमेंट, अपना मोशन वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड द कंटिन्यूअस बिहेवियर, क्लासिकल बिहेवियर। हम जो एनर्जी दे रहे हैं उसको ले रहा है। इसे होता नहीं कि आपने किसी व्यक्ति को खाना दे रहे हो, सीधा साधा आदमी है, आपने जो दिया खाना उसने खा लिया, कभी अच्छा कभी कम अच्छा, ओके, आई एम ओके विथ इट। लेकिन कुछ होते हैं नखरे वाले लोग होते हैं, एटीट्यूड उनका कुछ ज़्यादा ऐसा अजब होता है। दे हैव अ चॉइस, दे हैव अ वेरी यूनिक चॉइस। वो चॉइस इस कदर जलवा होता है उनका कि वो उस चॉइस पे ही खाएंगे, अदरवाइज भूखे रह जाएंगे। एटीट्यूड कह लो या रसूल कह लो या रूल्स कह लो, जो भी कहो। तो यहाँ पर क्या होता है, आप सोचो पेंडुलम के अलावा आप सोचो कि एक बॉक्स है, तो हमारा था पार्टिकल मूव कर रहा है। अब पार्टिकल कम से कम कितनी एनर्जी के साथ मूव कर रहा है? ऐसे एनर्जी के साथ वो मूव कर रहा है। आपको दया लगी, अरे भाई बेचारा इतनी एनर्जी के साथ मूव कर रहा, थोड़ी एनर्जी इसको दे देते हैं। तो आपने अपनी तरफ से ऑफर किया कि भाई 1s एनर्जी हमसे ले लो। अब ये पार्टिकल आपकी दी हुई एनर्जी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ऑलरेडी इसकी एनर्जी s है, आपने इसको s दी। अगर आपकी एनर्जी ले लेगा तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2s। बट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, उसके पास s के बाद अगला कहाँ है? 4s है। उसके पास 2s की तो कोई परमिशन ही नहीं है कि वो 2s एनर्जी ले सकता है। यानी आपके द्वारा दी गई s एनर्जी ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपकी एनर्जी आर पार चली जाएगी। पेंडुलम में ऐसा नहीं होता कि पेंडुलम को हमने, अगर मान लो पेंडुलम s एनर्जी से ऑसिलेट कर रहा है, आपने उसको s एनर्जी दी तो ये 2s के साथ ऑसिलेट करेगा। अगर ये क्वांटम ऑसिलेटर होता तो जितनी एनर्जी आप देते उसके बाद s और देते, एक्सेप्ट ही ना करता। एनर्जी चली गई, आपने इसको छुआ भी, कुछ नहीं, एकदम खड़ा है, एकदम स्ट्रिक्ट है। अब आप जब तक इसको 3s एनर्जी नहीं दोगे, तो 3s दोगे तो ये s लेकर के 4s होगा, तब ये अगली बार अगली स्टेज में जाएगा, यानी कि E2 एनर्जी स्टेट में जाएगा। सो ये जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इन द ट्रैप इज फॉलोइंग सम वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ बिहेवियर, सम वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ बिहेवियर। अनयूजुअल इन सेंस कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गया, इतना रिजिड क्यों हो गया, क्यों नहीं ये जो चाहे एनर्जी वो लेकर के अपना बिहेवियर करता है। तो यहीं पर आती है बात कि दिस इज द क्वांटम वर्ल्ड। वेलकम टू द क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड ऐसे ही रूलों से मिलके बना है। दिस इज द क्वांटम।
दिस इज द क्वांटा, दिस इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन को ही वो केवल अपने साथ जोड़ता है। वो ऐसा नहीं जो कुछ भी आप उसको देना चाहो दे दो। क्लासिकली क्या होता है, जब बहुत सारे पार्टिकल मिलते हैं तो इनके क्वांटम बिहेवियर जो होते हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। क्वांटम बिहेवियर मिक्सअप होकर के फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से वो एक बड़ा ही ओवरलैपिंग सा बिहेवियर शो करता है एंड इट शोज द क्लासिकल बिहेवियर। लेकिन जब आप उसको इंडिविजुअल पार्टिकल में तोड़ते जाते हो तो उनका वो क्वांटम बिहेवियर स्ट्रांगली अपने अपने रूप में आता है। इट इज़ वेरी मच लाइक जैसे जब हम अपने युवा अवस्था में थे तो हमारे अपने एटीट्यूड थे, अपने हिसाब से खाते थे, अपने हिसाब से काम करते थे, जो पसंद होता था वही करते थे, जो नहीं होता था वो नहीं करते थे, वो करा भी नहीं सकता था, ये एटीट्यूड था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ आप जिम्मेदारियों में आते हैं, आपके शादी विवाह होता है, आपके साथ एक परिवार जुड़ता है, परिवार में लोग जुड़ते हैं, उनके लालन पालन की आप पे जिम्मेदारियां आती हैं, तो आपका वो जो एटीट्यूड होता है ना, ओह आई एम रिजिड, आई विल नेवर डू दिस, आई विल नेवर डू दैट, वो धीरे धीरे क्वांटम बिहेवियर जो होता है आपका, वो इतने सारे लोगों के मर्ज होने से, इतने सारे लोगों के एटीट्यूड को आपको, चूंकि अब आप पहले तो आपका अपना एटीट्यूड था, अब आपके साथ और लोगों का एटीट्यूड भी आ गया, बच्चे हैं, वाइफ हैं, और लोग हैं, सर्किल है, बॉस हैं या आपके कलीग हैं, सब बढ़ गया ना। तो अब वो जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक तरह से काम कर गया, नाउ यू आर कूल गाय, ओके ठीक है, चल गया, चलो ठीक है। जिस पे हम पहले तकरार करते थे, जिस पे हमको हिला नहीं सकता था, आज वो हमारी कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। सो दिस इज हाउ दिस क्वांटम वर्ल्ड एंड दिस इज हाउ दिस क्लासिकल वर्ल्ड इज बिहेविंग। सो व्हेन नंबर ऑफ क्वांटम सिस्टम आर superposing over each other, then it will behave like a classical behavior. So हम अरबों खरबों इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने हैं, so हम एक क्लासिकल बिहेवियर की तरह पे हम इस डस्टर को ऐसे हिला रहे हैं, जो चाहे एनर्जी दें, हल्के से दें, तेजी से दें, तो ये मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम एक अकेला इलेक्ट्रॉन ऐसा पाएं तो उसको जब हम स्टडी करेंगे तो वो इसी तरह के ऐठन में रहता है, एनर्जी E, S या 4S या 9S या 16S, नथिंग इन बिटवीन दिस। दिस इज द क्वांटम बिहेवियर, रिजिड बिहेवियर, वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशनल वाली बिहेवियर को ही हम एक तरह से क्वांटम बिहेवियर कहते हैं। इसलिए हम क्वांटा ऑफ एनर्जी कहते हैं, यहाँ से ही वर्ड आया है क्वांटम। तो जब भी आप ऐसे सिस्टमों की स्टडी करते हैं, ऐसे सिस्टमों की एनालिसिस करते हैं या ऐसे सिस्टम की मैथमेटिक्स को डील करते हैं, तो आप कहते हो कि आई एम डूइंग द क्वांटम मैकेनिक्स। That is why this is called the quantum mechanics, because आप यहाँ पर ऐसे सिस्टमों के साथ काम धाम कर रहे हो जो बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल वाले हैं, बड़ा ही उसूल वाले हैं, राजकुमार टाइप, जानी राजकुमार टाइप की, हम ये नहीं करेंगे, इस्तीफा तो हम जेब में रख के घूमेंगे, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज क्वांटम एटीट्यूड। एंड ओके चलो ठीक है, जो आया वैसे ही घर गए, मंत्री जी आए, नमस्कार, गए, ओके बाय बाय, दैट इज क्लासिकल बिहेवियर। Okay, so this is all about this one-dimensional particle in one-dimensional box situation. I think एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, वेव फंक्शन के बारे में भी हम लोग यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, वेव फंक्शन के बारे में भी कुछ कर सकते हैं। चलिए जल्दी से जस्ट 5-10 मिनट में हम वेव फंक्शन का भी एक कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, शायद ये वीडियो लंबा हो रहा है एंड आई हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अबाउट माई दिस, क्या कह सकते हो, जो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग विद द प्रॉपर रिकॉर्डिंग कैमरा। इट इज़ जस्ट माई फ़ोन, 2017 का फ़ोन है, 5-7 साल पुराना है, तो उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, एक हीटिंग वीटिंग होने लगता है एक सर्टेन लिमिट के बाद होता है। तो जनरली मैंने देखा है कि अगर मैं HD के साथ डेफिनेशन, HD पे अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँ आप लोगों के लिए, जो कि YouTube पर एक प्रॉपर उसका स्टैंडर्ड है, तो हार्डली 40-42 मिनट वो होता है, या तो फिर उसको लैपटॉप जो कि अगेन 2000 उसका मॉडल 15 का मॉडल है, जब रिसर्च किया उससे पहले का था, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगाता है। तो 40-40 मिनट के 2 वीडियो अगर मैं ऐड करने लगूँ तो मुझे रात भर लगेगा उसको रेंडर करने में। तो इसीलिए अभी मैं रुकता हूँ यहाँ पर, अभी मैं रुकता हूँ। वेव फंक्शन वाला जो पार्ट होगा वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक टैब के थ्रू वो करके दे देंगे, या किसी न्यूमेरिकल में अगर हम लोग आगे करेंगे तो उसमें उसको हम आपको समझा देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट। एनर्जी के बारे में जितनी बात करनी थी हम लोगों ने बात कर ली है, और यहाँ से अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर जाएंगे। अलावा इसके हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ एक सेक्शन और शुरू कर दें। मोस्ट फेवरेट इज़ आइदर लेज़र और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी।
तो आप लोग बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा और हमें अपने कमेंट से मुझे बताते रहिएगा कि विच पोर्शन इज़ गुड, विच पोर्शन शुड इम्प्रूव फर्दर, व्हाट शुड आई डू, बिकॉज दिस ऑनलाइन इज़ नॉट माई, है ना, एक बहुत ही कंफर्ट वाला नहीं है। सो आप लोग तो बहुत कुछ देखते होंगे, डिफरेंट टाइप के एजुकेटर्स आप लोग देखते होंगे, डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशन देखते होंगे। सो प्लीज़ डू सजेस्ट मी कि मैं आपको कैसा किस तरह से मैं और इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल कर सकता हूँ। सो दोनों में से क्या शुरू करते हैं हम लोग देख लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे, एक पोल कर लेंगे कम्युनिटी टैब पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और लेज़र दोनों में से हम किसको शुरू करें, विच वन इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। मे बी अगर आपका मिड टर्म है या जैसा भी है, तो अभी मैं पोल कर दूंगा एक, तो आप उसमें बता दीजिएगा उसमें पार्टिसिपेट करके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मुझे अगली शुरू करनी चाहिए या लेज़र टॉपिक शुरू करना चाहिए, और न्यूमेरिकल्स हम लोग इस पर आगे कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।